चलिए गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू CSEET इकोनॉमिक्स बैच। तो आज से हम करंट अफेयर्स के पहले क्या लेंगे? इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा गेयर अप करते हैं और उसके बाद फिर करंट अफेयर्स के धीरे धीरे टॉपिक शुरू करेंगे। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, सब को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं? एम आई ऑडिबल एंड व्यूएबल? ओह ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। तो कब से बैचेस चल रहे हैं? 10 बजे से कि 10:30 बजे से? पहला दिन है, थकान तो नहीं हो रही है? हो भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है, आदत डालनी रहेगी, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव में और ज्यादा लंबे बैचेस होते हैं और ज्यादा कोर्स हमारा होता है। ठीक है, समझ पा रहा हूं कि गर्मी है, कूलर सामने है, हवा के झोंके के साथ नींद आती है, लेकिन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी बैच है, इसके बाद फिर आपका लंच टाइम हो जाएगा, होमवर्क का टाइम मिल जाएगा, सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। चलिए, सो आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं और इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल टॉपिक का नाम क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट बजट। ठीक है, क्लास 12th में काफी सारे बच्चों ने इस गवर्नमेंट बजट को पढ़ा होगा। यस, बहुत सारी चीजें सिमिलर आएंगी, लेकिन कुछ अपडेशंस, कुछ नई चीजों के साथ अपने को गवर्नमेंट बजट को अलग तरीके से देखना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट गवर्नमेंट बजट। कल की इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कितने टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं? 3। वेरी गुड। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट का बजट बनता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का बजट बनता है। हमारे कोर्स में सिर्फ कौन सी गवर्नमेंट का बजट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? कोई दोस्त बता पाएगा, कोई स्टूडेंट बता पाएगा? हमारे कोर्स में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का बजट क्यों नहीं है? एक और बार, हमारे कोर्स में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का बजट क्यों नहीं है? वो भी बजट बनाते हैं, है ना? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, तो हम यहां पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का बजट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? एनी डाउट? एनी आंसर्स? समझो, कितना पढ़ोगे? कितने सारे स्टेट्स हैं, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो कितना बजट पढ़ोगे? आपका कोर्स CS का है, आपका कोर्स बजट का नहीं है। तो उन्होंने एक बजट बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट जैसा ही स्टेट गवर्नमेंट के बजट बनते हैं और लोकल गवर्नमेंट के बजट बनते हैं। तो यहां से ICSI जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारा मंदिर है, वो आपको बताना चाहता है कि बजट का रूप कैसा होता है, बजट की पेडागॉजी कैसी होती है। इसीलिए आपके कोर्स में जो बजट का नाम है, उस बजट के चैप्टर का नाम क्या रखा गया? कल मैंने आपको बताया था, क्या नाम है? इंडियन, प्लीज कम, इंडियन यूनियन बजट। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन यूनियन बजट। और यूनियन मतलब क्या होता है? सेंट्रल। कल मैंने बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम और क्या हो सकता है? यूनियन गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम होता है यूनियन गवर्नमेंट। तो ये इंडियन यूनियन बजट हमारे चैप्टर का नाम। इतना क्लियर हुआ? चलिए, जब भी बजट डिक्लेयर होता है तो बजट कौन से साल के लिए डिक्लेयर होता है? अब हम साल की बात कर रहे हैं। साल कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कब से कब तक का होता है? जनवरी टू दिसंबर। तो इस कैलेंडर ईयर के लिए बजट डिक्लेयर नहीं होता है। दूसरा साल हमारा आता है भाई हिंदू वाला, गुड़ी पड़वा टू गुड़ी पड़वा, इसके लिए भी बजट डिक्लेयर नहीं होता है। बजट हमेशा किसके लिए डिक्लेयर होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को और क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर के 2 और नाम होते हैं, मैं दोनों नाम यहां पर लिख देता हूं। फाइनेंशियल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिस्कल ईयर। ऐसे हमको अलग अलग नाम क्यों पढ़ने? एग्जामिनेशन में किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि बजट कौन से ईयर के लिए बनता है, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी सेम है। फाइनेंशियल ईयर हमको समझ में आता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर भी समझ में आता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर क्यों बोला गया? अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर को ये एक और नाम फिस्कल ईयर क्यों बोला गया? एनी आइडिया? बोरोइंग्स की वजह से, और वो तो फिस्कल डेफिसिट होता है, और कुछ? देखो समझो, हमारे देश में 2 पॉलिसीज बनती हैं।
क्लास 12 में थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। एक पॉलिसी बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पॉलिसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है, करंट अफेयर्स में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसका नाम क्या होता है? आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसका नाम क्या होता है? एनी आइडिया? उसका नाम होता है मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुद्रा, मुर्दा नहीं, मुद्दा, मुर्दा मतलब डेड, मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के ऑन बिहाफ पर एक मिनिस्ट्री होती है। उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाती है, उसका नाम होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट गवर्नमेंट बजट। फिस्कल पॉलिसी को ही क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। तो नाम फिस्कल पॉलिसी है तो साल क्या आ गया? फिस्कल ईयर। नाम फिस्कल पॉलिसी है तो साल क्या आ गया? फिस्कल ईयर। अब समझ में आया क्या अच्छे से? पक्का? चलिए, तो अब हम बजट की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को हमको थोड़ा सा एनालाइज करना रहेगा। ये डेफिनेशंस, ये जितनी भी चीजें सब आपके नोट्स में मिलेगी। अभी चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो अपने रजिस्टर में, ताकि आप आज के लेक्चर के बाद इसका रिवीजन भी कर पाओ। आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। बजट क्या है? बजट इज अ एनुअल स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल स्टेटमेंट? कौन बताएगा? जैसे बैलेंस शीट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं बैलेंस शीट को? क्योंकि बैलेंस शीट पूरे साल में एक बार बनती है। वैसे बजट भी पूरे साल में एक बार डिक्लेयर होता है, इसलिए बजट को क्या बोल दिया? एनुअल स्टेटमेंट। क्या बताता है? शोइंग आइटम वाइज। आइटम वाइज मतलब क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है। इमेजिन करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। पी&एल के डेबिट साइड में क्या आता है? खर्चे, एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? नाम ले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, ये आइटम वाइज एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? आइटम वाइज एक्सपेंस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम वाइज रिसीट भी तो बताता है। जैसे आपने गुड्स को सेल करा, ट्रेडिंग एंड पी&एल में आ जाएगा। आपको इंटरेस्ट इनकम आई, पी&एल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम वाइज रिसीट्स भी बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम वाइज एक्सपेंडिचर भी बताता है। बस बजट भी तो वैसे ही है। बजट भी क्या बताएगा? गवर्नमेंट को ये एस्टिमेट करना होता है, भविष्यवाणी करनी होती है, प्रोजेक्ट करना होता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के कितने खर्चे हो सकते हैं और गवर्नमेंट को कहां कहां से रिसीट्स हो सकती हैं। हो सकती है, हो सकती है को क्या बोलेंगे? एस्टीमेट्स। प्रोजेक्शंस है, इसमें एक्चुअल नहीं है। इसमें सिर्फ प्रोजेक्शंस है, इसमें एक्चुअल नहीं है। अप्रैल मंथ में किसी स्टूडेंट का जन्मदिन आ रहा है क्या? अभी अप्रैल मंथ में किसी स्टूडेंट का जन्मदिन आप में से किसी का नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अप्रैल में किसी का बर्थडे आ रहा है क्या? बताओ भाई। तो इस एग्जाम्पल को मैं अच्छे से समझा दूंगा। किसी का बर्थडे नहीं आ रहा है, चलो मेरे बेटे का बर्थडे आ रहा है, उसका बर्थडे आ रहा है 20 अप्रैल को। अब 20 अप्रैल को मुझे मेरे बेटे के बर्थडे की पार्टी देनी है। कैसे प्लान करूं पार्टी के लिए? हाउ डू आई प्लान? एक पार्टी को कैसे प्लान करते हैं? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट में क्या आ जाएगा? भाई मुझे कितने लोगों को बुलाना है, तो यूं इमेजिन करता हूं कि 20 लोगों को बुलाना है। अब दूसरा आइटम क्या आ जाएगा कि मुझे कहां पर पार्टी देनी है, फिर मुझे मेन्यू क्या रखना है, फिर जो उसके फ्रेंड्स आएंगे उनको मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या देना है। तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि इस पार्टी में मेरा खर्चा कितना होगा। मैंने एस्टिमेट करा कि इस पार्टी में 19,000 रुपए का खर्चा होगा, 19,000। इस एस्टिमेट को लेकर मैंने पार्टी का हॉल वॉल बुक कर दिया। सोच के बताओ, क्या 19,000 ही खर्चा होगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है 4-5 बच्चे कम आए तो हो सकता है 17,000 ही खर्चा हो सकता है 7-8 बच्चे ज्यादा आ जाए, हो सकता है मेरा 19 की जगह 22,000 रुपए खर्चा हो गया हो। तो मैं सिर्फ एस्टिमेट करता हूं, एक्चुअल मुझे तभी मालूम पड़ता है जब पार्टी खत्म होती है। बस वैसे ही गवर्नमेंट आने वाले साल के लिए एस्टिमेट देखती है कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा हो सकता है, कितनी इनकम हो सकती है।
गवर्नमेंट को एक्चुअल एक्सपेंडिचर कब मालूम पड़ेगा? 31 मार्च को, जब साल खत्म हो जाएगा। इसलिए बजट में हमेशा ध्यान रखना, बजट में हमेशा एस्टिमेट्स होते हैं, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर या एक्चुअल रिसीट्स नहीं होती है। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? एक और बार, बजट क्या बताता है? एनुअल स्टेटमेंट है, ये आइटम वाइज एस्टिमेट्स बताता है। किसके एस्टिमेट्स? गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कितने टाइम पीरियड के लिए? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 12 महीने जो आगे आने वाले हैं उसके लिए बजट बताता है कि कितने एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कितनी रिसीट्स हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मेरे बेटे की बर्थडे मुझे प्लान करनी है। प्लानिंग बर्थडे के पहले होगी, बर्थडे पर होगी कि बर्थडे के बाद होगी? बर्थडे के पहले होगी। वैसे ही गवर्नमेंट को भी प्लानिंग करनी है। साल शुरू होने के बाद प्लानिंग होगी, साल के बीच में प्लानिंग होगी कि साल शुरू होने के पहले प्लानिंग होगी? साल शुरू होने के पहले प्लानिंग होगी। इसलिए बजट हमेशा डिक्लेयर साल शुरू होने के पहले होता है। हमारा साल कौन सा है? अभी कौन सा साल चल रहा है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31/3/2024। क्या मैं सही बोल रहा हूं? 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2024, ये हमारा ईयर हो गया। अब ये जो साल है इसका फर्स्ट डे कौन सा है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के पहले बजट डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर कहां होता है? वेरी गुड, हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कहां पर डिक्लेयर होता है? पार्लियामेंट में। क्यों? देखो, मेरे हर स्टेटमेंट पर क्वेश्चन और उसके बाद लॉजिक आएगा। ऐसी काफी सारी चीजें जो क्लास 12 में हम पढ़ते हैं लेकिन उसके क्वेश्चन पूछना भूल गए, यहां क्लियर होगा। देखो, हमारे देश में 2 गवर्नमेंट्स मेजर होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए सोचता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए सोचती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़े भिड़े नहीं, इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए, इसके लिए हमारे देश की सबसे पावरफुल बॉडी ने इनके काम को डिवाइड कर दिया। हमारे देश की सबसे पावरफुल बॉडी कौन सी है? मैं तुमको ऑप्शंस देता हूं। पहला पार्लियामेंट, दूसरा मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, थर्ड सुप्रीम कोर्ट, फोर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्स्थ बाहुबली। तो इन 6 में से आपका आंसर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कौन सी है? किसी भी कंट्री की, इंडिया तो छोड़ो, किसी भी कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कौन सी होती है? आई विल रिपीट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर नरेंद्र मोदी दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो 5 में से सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी कौन सी होती है किसी भी देश की? कौन बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हाथ उठाओ। कौन बोल रहे हैं पार्लियामेंट? हाथ उठाओ। कौन बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? हाथ उठाओ। वेरी गुड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, हिंदी में एक कहावत होती है, संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव ऑल। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिवाइड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम जो पूरे देश के लिए डिसीजन लोगे वो कहां पर लोगे? पार्लियामेंट में। फिर दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जब अपने स्टेट के लिए कोई निर्णय, कोई डिसीजन लेगी, वो कहां पर लेगी? वो लेगी लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कहां पर लेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा सिविक्स में, 7th 8th क्लास। शैतानो, पढ़ा है तुम लोगों ने? मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं अभी, मेरा बच्चा 7 से अभी 8 में गया, सिविक्स पढ़ाई मैंने उसको। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस कहां पर लेती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में विधानसभा बोलते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
संसद, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधानसभा। तो हर स्टेट का एक लेजिस्लेचर होता है, कहां पर? उस स्टेट की कैपिटल में। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल कहां है? तो भोपाल में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहां पर हो गई? लखनऊ। और हमारी देश की कैपिटल क्या है? दिल्ली। तो देखो दिल्ली में पार्लियामेंट है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है तुमको? इस लॉजिक के साथ पूरा सीएस क्लियर करना है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम 12th में जो पढ़ाया जाता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको रट के एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करते हैं। यहां पर हमेशा एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर ऐसा क्यों? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द लॉजिक। आपको हर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लॉजिक अप्लाई करना है। सो अब हमारे कोर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, तो हमको अभी लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है? पार्लियामेंट से। सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट कहां डिक्लेयर करती है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कौन डिक्लेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। वेरी गुड। इसका मतलब बजट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन सी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एक और बार, बजट प्रिपरेशन कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट डिक्लेयर पार्लियामेंट में कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। यह समझ में आ गया? अब एक स्ट्राइकिंग क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया में बजट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? सर घुमा दिया आपने। अभी आपने बोला कि बजट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और अब आप बोल रहे हो कि बजट प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सर ये तो वैसी बात हुई कि आपकी वाइफ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन कभी कभी आपकी वाइफ का ख्याल आपका बेटा भी रख लेता है। ध्यान से समझना, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है बजट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद। बजट प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट साहब की। प्रेसिडेंट साहब ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 डेलीगेशन पढ़ा होगा, ये डेलीगेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि संविधान के अनुसार बजट की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट के ऑन बिहाफ पर बजट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट डिक्लेयर कहां होता है? पार्लियामेंट में। कौन डिक्लेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कब डिक्लेयर होता है? सर वो आपने नहीं बताया, लेकिन यह कंफर्म है कि 1 अप्रैल के पहले होता है। कब होता है? 1 फरवरी। क्या 1 फरवरी को होगा? यू आर पार्टली राइट, पार्टली रॉन्ग। इसका आंसर होगा 1st वर्किंग डे ऑफ February। दिस इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन में बॉस ऐसे ही घुमाएंगे तुमको। वो बोलेगा बजट इज डिक्लेयर्ड ऑन 1st डे ऑफ February, 2nd 1st वर्किंग डे ऑफ February, 3rd बोथ ऑफ द अबव, लास्ट नन ऑफ द अबव। आप यूं करने लग गए। आपने बोला ये क्या हो गया? What is the difference between 1st day of February and 1st working day of February? फर्स्ट डे में अगर फॉर एग्जाम्पल 1st फरवरी को अगर संडे या हॉलीडे आ जाए, तो संडे हॉलीडे को बजट थोड़ी डिक्लेयर होगा, उसके अगले दिन डिक्लेयर होगा। तो हमारे लिए फिर 1st वर्किंग डे क्या बन जाएगा? 2nd फरवरी बन जाएगा। इसलिए प्रॉपर आंसर क्या है? बजट हमेशा डिक्लेयर होता है 1st वर्किंग डे ऑफ February। अब आया लॉजिक समझ में? पक्का? सो अगर मैं आपसे पूछूं 2023-2024 का बजट कब डिक्लेयर हुआ था, तो आपको सीधे मोबाइल चेक करना है और उसमें चेक करना है कि 1st फरवरी 2023 को हॉलीडे तो नहीं थी। नहीं थी, डोंट वरी। इसलिए बजट कब डिक्लेयर हुआ? 1st फरवरी 2023।
तो 23-24 का बजट कब डिक्लेयर हुआ? 1 फरवरी 2023। सीधी सी बात है, एग्जामिनेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 अप्रैल 2023 फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है। इस 1 अप्रैल के पहले जो 1 फरवरी आएगी, बजट डिक्लेयर हो जाएगा। खत्म। एग्जामिनेशन में ऐसा ध्यान रखना है। अपन क्लास में लॉजिक समझ रहे हैं, एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है अपने को। अब अगर मैंने आपसे बोला बताओ 2026 2027 का बजट कब डिक्लेयर होगा, तो हम ऐसे कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 फरवरी 2026। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो, ये तो आंसर हुआ। अब कुछ एडिशनल नॉलेज। मिस्टर मोदी ने ये चाहा कि यार 1 फरवरी को बजट अब डिक्लेयर नहीं करेंगे, अब अपन बजट डिक्लेयर करेंगे 25 जनवरी को। क्या मिस्टर मोदी ऐसा कर सकते हैं? आई रिपीट, 1 फरवरी को अभी बजट डिक्लेयर होता है। मिस्टर मोदी ने बोला भाई और बहनों, अब से बजट 25 जनवरी को, हर साल 25 जनवरी को आएगा। क्या मिस्टर मोदी कर सकते हैं? अंदर से लग रहा है सर कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा? ध्यान रखो, पहले बजट डिक्लेयर होता था लास्ट डे ऑफ फरवरी को, अभी बजट डिक्लेयर होता है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। मतलब कुछ तो कर सकते हैं। अगर बजट डिक्लेरेशन की डेट सरकार को चेंज करनी है तो सरकार को परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेसिडेंट की। इसलिए प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। प्रेसिडेंट साहब ने हां कर दिया तो सरकार फिर 25 जनवरी को बजट डिक्लेयर कर सकती है। इसका मतलब पावर टू चेंज बजट डेट इज ऑन प्रेसिडेंट साहब। समझ में आ गया अच्छे से? यहां देखो, सहज मालवीय एक हमारे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, उन्होंने खूब दिमाग लगाया। अभी मैंने एग्जांपल लिया 26-27 को बजट कब डिक्लेयर होगा? 1 फरवरी 2026। उन्होंने कैलेंडर देख लिया और उन्होंने बोला सर 1 फरवरी 26 को तो संडे है। ये होता है बढ़िया सीएस। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं? 2 फरवरी 2026। बहुत बढ़िया, मतलब फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। सहज, वेरी गुड फॉर योर एक्टिवनेस। एनीवेज, पूरा ओवरऑल आपको बता दूं इस स्लाइड का कॉन्सेप्ट। मैं जो रिवीजन करवाऊंगा वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करवाऊंगा। मेरा क्वेश्चन, आपको आंसर्स देना है लाउड वॉइस में। बजट साल में कितनी बार डिक्लेयर होता है? एक बार। इसलिए बजट को हम एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट में एक्चुअल्स आते हैं कि एस्टिमेट्स आते हैं? एस्टिमेट पिछले साल के कि आगे आने वाले साल के? आगे आने वाला साल फाइनेंशियल ईयर होगा कि कैलेंडर ईयर? फाइनेंशियल ईयर को हम और क्या बोलते हैं बजट की लैंग्वेज में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बजट प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट। बजट प्रिपेयर करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट डिक्लेयर करता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। कहां डिक्लेयर करते हैं और कब डिक्लेयर करते हैं? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में बजट का? पक्का? आगे चला जाए। अब ये मालूम पड़ गया कि बजट में भाई दो साइड्स आएंगे आगे आके। एक होगा एस्टिमेटेड रिसीट्स और दूसरा होगा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ऐसा कुछ बजट मॉडल मैंने आपके सामने रख दिया है। बजट के दो साइड्स हो गए। एक हो गया बजट की एस्टिमेटेड रिसीट्स और बजट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इस बजट मॉडल को कृपया करके नोट कर लीजिए अपने अपने रजिस्टर में। हमको आगे के 3 सेशन में इसी का डिस्कशन करना है। एट लेंथ डिस्कशन करना है। ठीक है भाई, नोट कर लिया। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर,
कितने टाइप की रिसीट्स दिख रही है? दो, रेवेन्यू एंड कैपिटल। वैसे ही कितने टाइप का एक्सपेंडिचर है बजट में? दो, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब हमको यहां पर बाइफरकेट करना है रेवेन्यू और कैपिटल में। बाइफरकेशन बहुत इजी है, ये वही बाइफरकेशन है जो आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ना चालू करी थी, तो आपने रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स में बाइफरकेट करा था। रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग मतलब जो रोज के बेसिस पर होते हैं। यू मान के चलें कि अकाउंटेंसी में रेकरिंग आइटम्स कहां आते हैं? पी एंड एल में, बैलेंस शीट में? पी एंड एल में आते हैं। जैसे सैलरी पेड, दिस इज अ रेकरिंग आइटम, तो पी एंड एल में आ गया। इंटरेस्ट कहां आएगा? पी एंड एल में। सेल्स कहां आएगी? पी एंड एल में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, पी एंड एल। डेप्रीसिएशन, ये सब रेकरिंग एक्सपेंसेस रोज होते हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जमीन खरीदी, क्या रोज जमीन खरीदते हैं? तो जमीन खरीदना कहां पर आ जाएगा? बैलेंस शीट में, क्योंकि ये कभी कभी वाला आइटम है, इट इज अ नॉन रेकरिंग आइटम। तो जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये वाले आइटम्स कहां पर आएंगे? कैपिटल। दोज विल बी कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट में भी वैसे ही है। सरकार को जो रेगुलर बेसिस पर इनकम होती है, रेवेन्यू रिसीट्स। सरकार को कभी कभी के बेसिस पर जो रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट्स। सरकार के जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, रोज के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सरकार के जो कभी कभी वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, वो कहां पर आ जाएंगे? कैपिटल। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करा, गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई, ये गवर्नमेंट की रिसीट्स है कि एक्सपेंडिचर है? ये कंफर्म है एक्सपेंडिचर। अब बताओ, सरकार अस्पताल रोज बनाती है क्या? नहीं। तो ये कहां पर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो गवर्नमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, सब किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंस्ट्रक्शन आइटम्स हमेशा कहां पर आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये समझ पाए हम? गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी दी। अब ये सैलरी कहां पर आएगा? रेवेन्यू में। भाई पी एंड एल में हमारी सैलरी आती थी ना, तो गवर्नमेंट भी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देगी, कहां पर आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। क्लियर? गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया था, उसमें गवर्नमेंट ने पेशेंट्स के लिए मेडिसिन खरीदी, ये कहां आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का रोज का काम रहेगा मेडिसिन को खरीदना। ठीक है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ने 1 करोड़ की एक्सरे मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोज थोड़ी मशीन खरीदेंगे, कभी कभी खरीदेंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस एक्सरे मशीन के मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने उसमें ऑयल डाला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसा लग रहा है कि हम तो क्लास 11 का अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ना है, ये वैसी ही चीजें, कोई नई बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? श्रीलंका की अभी हालत खराब, श्रीलंका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई। श्रीलंका मदद के लिए इंडिया के पास में आया। इंडिया ने तरस खाकर श्रीलंका को 50 करोड़ का लोन दिया। लोन दिया, हमारा रिसीट से कि एक्सपेंडिचर? खर्चा है। हमने 50 करोड़ रुपए श्रीलंकन गवर्नमेंट को दिए, तो हमारी तरफ से तो पैसा जा रहा है ना, खर्चा है। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रोज थोड़ी लोन देते हैं, हम बैंक थोड़ी हैं, हम वर्ल्ड बैंक थोड़ी हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जब लोन देंगे कहां पर आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस 50 करोड़ के लोन पर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को अगले साल 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया। मतलब इंडिया के पास 50 लाख रुपए आए। रिसीट्स हैं कि एक्सपेंडिचर? रिसीट्स, पैसा आया। कौन सी? रेवेन्यू रिसीट्स। इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है, इंटरेस्ट कभी भी कैपिटल नहीं होगा। आपने देखा है इंटरेस्ट बैलेंस शीट में आ रहा है, पी एंड एल में ही आता है ना। ये बात समझ में आई? इंडिया में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा, महाराष्ट्र में भी आ रहे हैं, गुजरात में भी कोविड केसेस आ रहे हैं। कोविड केसेस से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया। पहले भी हमने लोन लिया था, हमने लोन लिया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? रिसीट से कि एक्सपेंडिचर? कौन सी?
कैपिटल रिसीट्स, रोज थोड़ी लोन लेते हैं, तो लोन लेना हमारे लिए कहां जाएगा, कैपिटल रिसीट्स। अगले साल इस लोन पर हमने वर्ल्ड बैंक को 10 करोड़ का इंटरेस्ट दिया। एक्सपेंडिचर है कि रिसीट्स, एक्सपेंडिचर। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट आया था तो रेवेन्यू रिसीट, जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि देखो हम बहुत डिटेल में बाद में आइटम्स को डिस्कस करेंगे, लिखवाऊंगा भी कि कौन कौन सा आइटम्स हैं। अभी मैं आपका माइंड ओपन अप कर रहा हूं कि रेवेन्यू और कैपिटल आइटम में हम बाइफरकेट कैसे करें, और कुछ भी नहीं। क्लियर। आप पिज्जा हट गए, पिज्जा हट पर आपने पिज्जा देखा। नॉर्मली जो स्टूडेंट होता है वो पिज्जा की वैरायटी नहीं देखता है, वो पिज्जा का प्राइस देखता है। तो हमको भूख लग रही थी, हमने देखा सबसे सस्ता पिज्जा कौन सा, पिज्जा हट पे सबसे सस्ता पिज्जा कौन सा आता है, आई गेस मार्गरेटा आता है 100 रुपए का। तो ये 100 रुपए का आपने पिज्जा देखा, आपने आपकी जेबें चेक करी, 20, 10, 50 कहीं कहीं से निकले और आपकी जेब में 100 रुपए हो गए। बोले ला मार्गरेटा पिज्जा ला। सोच के बताओ, जब पिज्जा का बिल आएगा तो क्या 100 रुपए का ही आएगा? जब पिज्जा का बिल आएगा तो क्या 100 रुपए का ही आएगा? उस पर क्या जुड़ जाएगा, जीएसटी। तो पिज्जा हट वाले ने ये जीएसटी जोड़ दिया, कितना, 10 रुपए। अब पिज्जा का बिल कितना आया, 110। आपकी हालत खराब, आपने वेटर को बुलाया, बोले यार 100 रुपए लिखा है, तो 100 रुपए के हिसाब से मैंने ऑर्डर कर दिया। बोले सर नीचे देखो लिखा है टैक्सेस एक्स्ट्रा, तो उसने जीएसटी। अब आपके पास 10 रुपए नहीं थी, आपसे 3 कटोरियां धुलवा ली उसने, कुछ तो करना पड़ेगा उसको, है ना। तो अब हमेशा ध्यान रखना, ये जो टैक्स होता है ये किसकी इनकम होती है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास ये टैक्स कभी कभी आता है कि रोज आता है। तो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स की इनकम है वो कौन सी रिसीट होगी, रेवेन्यू की कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, पक्का। आप किससे आए हो अभी नाटा प्रोफेशनल एकेडमी? नहीं, आप व्हीकल से आए हो क्या? आपका व्हीकल शायद नो पार्किंग में खड़ा हुआ है। अच्छा, जब व्हीकल नो पार्किंग में खड़ा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, चालान बनाती है या उठा के ले जाती है। वो घबरा के बोले तो साइकिल कब से उठाने लग गए। एनीवेज, जब हम मोबाइल पे बात करते हुए स्कूटर पे जाते हैं या बाइक पे जाते हैं या नो पार्किंग में खड़ी कर दे तो गवर्नमेंट चालान बनाती है। उस चालान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइन। हम पर फाइन लगा दिया, या दूसरी लैंग्वेज में पेनल्टी बोल देते हैं, है ना। ये फाइन भी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है। कहां पर आएगा, रिसीट्स। कौन सी रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। मत घबराओ, एग्जांपल ले रहा था मैं, वो घबरा गई बोले। अब समझ में आया रेवेन्यू और कैपिटल में बाइफरकेट कैसे करना है, पक्का। सो रेवेन्यू में यू विल रिसीव रेगुलर और रेकरिंग आइटम्स। कैपिटल में आप देखोगे नॉन रेगुलर या फिर नॉन रेकरिंग आइटम्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन। रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स recurring items. Revenue receipts or expenditure includes recurring items. Recurring मतलब रोजमर्रा के, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स non-recurring items. Capital receipts or expenditure includes non-recurring items. समझ में आ गया अच्छे से? Capital receipts और expenditure includes non-recurring items. क्या बेस क्लियर और स्ट्रांग हुआ? बेस क्लियर होगा, आगे के लेक्चर्स एकदम आसान हो जाएंगे। बेस क्लियर होना चाहिए हर चैप्टर का, ध्यान रखना, ठीक है। आज की आखिरी चीज, आपको इनकी डेफिनेशन नोट करनी है। डेफिनेशन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आती है। आज मैं डेफिनेशंस नहीं समझाऊंगा, आप सिर्फ नोट करें। डेफिनेशंस का डिस्कशन कल से चालू होगा। सो नोट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ ऑल। रेवेन्यू और रिसीट्स, पहले सुन लो बच्चों। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन एक ही है।
सेम डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर विल नीदर इफेक्ट लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटीज और एसेट्स को रेवेन्यू रिसीट्स और एक्सपेंडिचर इफेक्ट नहीं करेगी। और उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं? कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप सिर्फ आज नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस स्लाइड को समझने की जरूरत आज नहीं है, इसको मैं कल खुद समझाऊंगा, ध्यान रखना। सो जस्ट नोट डाउन, इस स्लाइड से हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। जितना आज मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करें, कल से फिर अपन एडवांस स्टेज की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड लंच। राइट, बाय बाय ऑल। अंजुला, यस, सीएसडब्ल्यूटी की एग्जामिनेशन पूरी एमसीक्यू में होगी, कोई भी थ्योरेटिकल पेपर लिखने को नहीं आएगा। तो सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबके एग्जामिनेशन का पैटर्न एमसीक्यू रहेगा, डोंट हैव टू वरी। राइट, थ्योरी अभी नहीं होगा अंजुला, डोंट हैव टू वरी, पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। सीए फाउंडेशन में थ्योरी है, सीएसडब्ल्यूटी में थ्योरी नहीं है, पूरा एमसीक्यू पैटर्न है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर करके इसके क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है।